प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, इकोनो मैथमेटिक्स के इस सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जो एक नया सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन सिमुलेशन का किया गया है, उसका आज टेक्स्ट प्रयोग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भारतीय संसद द्वारा पारित बजट 26-27 के संदर्भ में, क्योंकि यही सबसे पहला चरण है जिसमें हम वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अभी फरवरी का महीना ही है और पहली क्वार्टर अभी खत्म नहीं हुई। जो मुख्य बिंदु इस बजट के हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर है, फिर कितनी हमारी आय होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, इसी तरह से आय कितनी आएगी, इसके अलावा कंजम्पशन टोटल कितना होगा अलग अलग सेक्टर द्वारा, और प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर द्वारा कितना किया जाएगा। ये चार मुख्य बिंदु हैं जिन पर प्रत्येक वर्ष का बजट जो है वो बनाया जाता है। संसद में इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसमें बहस होती है और संसद द्वारा इसे पारित किया जाता है। इसके प्रावधान पूरे साल भर में कहने को तो जो है ना एक समान रहते हैं, मगर कहीं कहीं बीच में जो सप्लीमेंट्री बजट भी बनते हैं और कुछ अगर कम ज्यादा है तो भारत सरकार उनको जो है ना नए कराधान भी डाल सकती है और नए तरह की इनकम जो है ना उसको जनरेट कर सकती है, नए तरह के खर्चे हो सकते हैं। इस तरह से जो है ना वो साल भर बजट में जो अनुमान है उससे कम ज्यादा खर्चे या कम ज्यादा इनकम जो हो सकता, इन सभी खर्चों का जो हमारा संसद द्वारा पारित किया गया है उसका ब्यौरा पूरे डिटेल्स जो है ना इस कॉलम में आप पाएंगे कि उसमें कैमरे में शायद हो सकता है उतने अच्छी तरह से नहीं आए, मगर मैं आपको जो है ना मौखिक रूप से अलग अलग प्रावधानों का डिटेल आपके सामने रखूंगा। जैसे सबसे पहले अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो मुख्यतः जो खर्च होता है गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट है, जिसमें 30 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सब्सिडीज के लिए 18 लाख करोड़ है, डिफेंस के लिए 9 लाख करोड़ रखा गया है, पेंशन वगैरह के प्रोविजंस 8 लाख करोड़ के हैं, और सेंट्रल जो स्कीम रहती है केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय रूप से पोषित होती है, फाइनेंस होती है, वो 10 लाख करोड़ के हैं। इसी तरह से ट्रांसफर जो हमारे विभिन्न राज्य हैं उसके जैसे क्राइटेरिया होते हैं, फाइनेंस कमीशन जिस हिसाब से अलग अलग राज्यों को उसकी जनसंख्या के या उसकी पर कैपिटा या उसकी जीडीपी के आधार पर जो केंद्रीय सरकार उन्हें पैसा हस्तांतरित करती है, वो ट्रांसफर टू स्टेट्स 12 करोड़ है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 10 लाख की है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं भारत सरकार के उसके लिए 7 लाख करोड़ का ऐसा प्रोविजन किया गया। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए 21 लाख करोड़ का कुल प्रोविजन किया गया है। एक्सपेंडिचर के बाद में इनकम की अगर हम बात करें तो कुल इनकम भारत सरकार ने जो अनुमानित की है वो 95 लाख करोड़ का है। इसमें टैक्स रेवेन्यू 18 लाख करोड़ की है, जीएसटी 16 लाख करोड़ के है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 11 लाख करोड़ है, डिविडेंड 7 लाख करोड़ है, कैपिटल रिसीट जो है वो 6 लाख करोड़ है, और कस्टम और एक्साइज से जो भारत को मिलता है यानी आयात निर्यात शुल्क से जो प्राप्तियां होती हैं वो 8 लाख करोड़ है, और जो छोटी मोटी अलग अलग इनकम होती है जिसे हम कह सकते हैं कि मिसलेनियस इनकम, वो 9 लाख करोड़ है। इन सब का टोटल जो है 95 लाख करोड़ का आय का अनुमान भारत सरकार ने 3 वर्ष में किया है। अब इनकम होगी तो उसका एक्सपेंडिचर भी किया जाएगा। इसका उपयोग एक्सपेंडिचर जब इनकम में कन्वर्ट होती है तो जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य जो शक्ति है, जो हिडन पावर है, वो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही है, क्योंकि हमारी एक विशाल न केवल जनता है, पॉपुलेशन है, इसमें मिडिल इनकम एज इनकम ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा है, और उसकी कंजम्पशन करने की क्षमता जो कैपेसिटी है उस कारण से भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार बन गया है। तो कंजम्पशन का टोटल 92 लाख करोड़ का हमने अपना उपभोग, राष्ट्रीय उपभोग को जो वो निर्धारित किया है।
जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन 28 लाख करोड़ है, जो हाउस होल्ड द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा वो 18 लाख करोड़ है। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है विभिन्न कारणों से। गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजम्पशन किया जाएगा वो 14 लाख करोड़ का है। जो टोटल फूड कंजम्पशन है वो 10 लाख करोड़ का है। इसके अलावा स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन सेवाओं के उपभोग से जो इसके कारण जो उपभोग होगा, कंजम्पशन होगा, वो 8 लाख करोड़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल है, डीजल है, रेल सेवाएं हैं, वायु सेवाएं हैं, इन सेवाओं के उपभोग का कुल अनुमान जो है वो 7 लाख करोड़ है। और इनफॉर्मल कंजम्पशन होता है, बहुत सारे छोटे छोटे से कंजम्पशन है, इन सारे कंजम्पशन को मिला के 7 लाख करोड़ का अनुमान हमने वित्तीय वर्ष के लिए लगाया है। अर्थात 92 लाख का कंजम्पशन किया गया है। कंजम्पशन तभी पॉसिबल होता है जब प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन को ही कंज्यूम किया जाता है। फर्क केवल इतना है कि कंजम्पशन हमेशा फिजिकल होता है, इसी तरह से प्रोडक्शन भी हमेशा फिजिकल होता है। एक्सपेंडिचर हमेशा मुद्रा में किया जाता है, इनकम भी हमेशा मुद्रा में प्राप्त किया। इसलिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसे रेवेन्यू और कैपिटल या मौद्रिक और फिजिकल, इन दो भागों में बांटा गया है। तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड प्रोडक्शन जो है वो 18 लाख करोड़ का है। जो गवर्नमेंट का जो इसमें योगदान है वो 14 लाख करोड़ का है। और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन वो करीब 10 लाख करोड़ का आका गया है। इसी तरह हमारे यहाँ जो सेवाएं दी जाती है वो ये भी, इसको भी कह सकते हैं कि प्रकार का जो है ना ये प्रोडक्शन ही होता है, वो 8 लाख करोड़ का है। और एनर्जी जैसे बिजली है या कोयला है या हाइड्रो पावर है, इन सबसे जरिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो 7 लाख करोड़ का है। और इनफॉर्मल जो अलग अलग तरह के गतिविधियों के, जिसमें फिशरीज आता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का प्रोडक्शन मिला के 7 लाख करोड़ है। इस तरह से टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि 108 लाख करोड़ रुपए का टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ किया जाए। इस तरह से हमारे यहाँ की बजट को संसद में प्रस्तुत किया गया है एवं संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी चालू हो गया है। फरवरी में बजट को प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वित्तीय वर्ष जो चालू होता है 1 मार्च के पहले ही सारे प्रावधान कर दिए जाएं। फंड्स, जो भी वित्तीय संसाधन जुटाना है या विभिन्न राज्य सरकारों को जो पैसा देना है, यह प्रक्रिया भी 1 मार्च से चालू कर दी है। अर्थात पूरे 12 महीने बजट की जो भी गतिविधियां हैं वो निर्बाध रूप से चलती रही, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। जब हमने अपने सॉफ्टवेयर में इसको, इन सारे आंकड़ों को डाला, डेटा की इसकी जब एंट्री करी और जो परिणाम सामने आया है उसके अनुसार जो डिविएशन है, डिविएशन का मतलब ये है कि डिविएशन हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मगर यह डिविएशन पॉजिटिव तो है, मगर यह मात्र 4.09% है। अर्थात जीडीपी ग्रोथ 4.9% के हिसाब से बढ़ेगी। मगर इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके समावेश हमने अभी तक के एनालिसिस में नहीं किया है, वह डेफिसिट फाइनेंसिंग। कुछ इनकम जो है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा भी सरकार द्वारा की जाती है, ताकि जो विकास के कार्य है उनको फाइनेंस किया जा सके, वित्तीय संसाधनों की कमी ना हो। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की हमेशा इस चीज को सुनिश्चित रखता है कि 4% के आसपास लगभग जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अवस्था है, उत्तरोत्तर जो है ना इसमें विकास हो रहा है, तो इतनी 4% की डेफिसिट फाइनेंसिंग से कोई इन्फ्लेशन बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। इसके विपरीत जो हम विकास करते हैं उसकी गति बनी रहती है और वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं हो पाती। अगर इससे भी ज्यादा हमको आगे बढ़ना है और इससे भी आगे की प्लानिंग करनी है तो सरकार बीच बीच में जो है ना पूरक बजट बना के और अधिक या तो
ऋण के जरिए या टैक्स रेवेन्यू के जरिए अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करती है, या डेफिसिट फाइनेंसिंग कुछ कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से इस चीज का, इसकी नीति को निर्धारित किया जाए ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। जो आम जनता है, आम कंज्यूमर है, वो महंगाई ना झेले और समाज के सभी वर्गों को जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसमें उनकी हिस्सेदारी को जो है ना उनको बरकरार रखा जाए। वैसे इसमें मैं आपको एक बात जरूर सामने रखना चाहूंगा कि जो एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडीज हैं, अभी फिलहाल हमने उनको सबको प्रोडक्टिव यानी कि 90% एंगल पे हमने रखा है इसको, मगर ये एक प्रकार की फ्री बीज हैं, कृषक सम्मान निधि और जो तरह तरह के जो है ना हम प्रोत्साहन देते हैं कंजम्पशन को कमजोर वर्ग के लिए, ये सब फ्रीबीज हैं जिसका कोई फायदा जो है सिवाय इसके कि परचेजिंग पावर एक विशाल वर्ग की बढ़ती रहती है, बनी रहती है। मगर भारत सरकार को आज नहीं तो कल इस बात को सोचना पड़ेगा कि इतने सालों से हम यह देते आ रहे हैं, आखिर इसकी क्या उत्तरोत्तर इसे थोड़ा थोड़ा कम करना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, कहने को तो एग्रीकल्चर करते हैं और टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, किंतु उनकी आय जो है ना ये उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से कम नहीं। तो इन लोगों को इस तरह की एक विशाल जनसंख्या है, उन्हें क्या इसका फायदा मिलना चाहिए। इसी तरह से जो अलग अलग राज्य हैं वो तरह तरह की जो है ना प्रोत्साहन राशियां अपने लोगों को देते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में लाडली बहना है, इर्रेस्पेक्टिव यही जांचे कि कौन सी महिला या कौन सा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, सक्षम है, प्रत्येक महिला को एक निश्चित राशि हर महीने उनके खाते में डाली है। यह उस टाइप के खर्चे हैं, फ्रीबीज कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होती और उसकी आदत जो है ना मेरे एक विशाल, वैसे कहने को हम उनको लाभार्थी कह सकते हैं और ये लाभार्थी वर्ग जो है ना बहुत विशाल है। राजनीतिक फायदा इस लाभार्थी वर्ग से होता है, मगर हमें राजनीति को और आर्थिक नीति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की एक प्रथा चालू करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि अगर मैं इनको अनप्रोडक्टिव खर्चों में डाल दूं, जो ये एनालिसिस किया है हमारे सॉफ्टवेयर ने, ये एक नेगेटिव नकारात्मक तस्वीर भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसे यह कहा जा सकता है कि सरकार का जो भी निर्णय है इसे जारी रखने का राजनीतिक कंपल्शंस जो होते हैं, जो जरूरतें होती हैं, वह एक अलग बात, अलग विषय है। और अगर हम दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखें तो इन खर्चों को अगर हम प्रोडक्टिव खर्चों में लगाएं तो ज्यादा उचित, आर्थिक रूप से उसका हमारी अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। वैसे भी इस बार जो है ना हमने अपना जो बजट बनाया है वो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के हिसाब से बनाया है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं। अब हमने मध्यम वर्ग को जो है ना इसका कोई विशेष लाभ दिया है, जिसके कारण थोड़ा सा असंतोष भी देखा गया है। और जो बाजार के इंडिकेशन होते हैं, शेयर मार्केट है, ये है वो है, वहां पे इसका कोई पॉजिटिव असर शुरू में पड़ा भी नहीं था। अच्छी बात है कि इस बार एमएसएमई और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जो जोर डाला गया है उसके कारण न केवल हमारे यहाँ उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता बढ़ेगी, वो हमको उसका जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो भी बढ़ेगा और दीर्घकालीन दृष्टि से निर्यात की संभावना और प्रबल हो जाएंगी और इसका फायदा जो है ना हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़ेगा। अनिवार्य रूप से इसका फायदा जो है ना हम आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में इसका फायदा अपनी आम जनता को दे पाएंगे। तो मैंने आपके सामने एक गणितीय सॉफ्टवेयर की मदद से जो अभी आपके सामने मैंने सॉफ्टवेयर का न केवल चित्रण दिखाया है
उसके रिजल्ट को भी आपके सामने रखा है। और अगर आप 4.9% का डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन अगर देखना चाहें तो इस तरह से आप इसको देख सकते। इस सॉफ्टवेयर की यूजर गाइड बहुत शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। आशा है कि आप अपना प्रोत्साहन इस सॉफ्टवेयर को और इसी इकोनॉमिक मैथमेटिक्स का जो अन्य सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं सनातन गणित जो है उसको बड़ी प्रमुखता के साथ रखता हूँ, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ क्यों ज्यादा जरूरी है और किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई सकती है, इसके कुछ बिंदु क्या हो सकते हैं जिसका उपयोग करके हम कृषक सम्मान निधि को उत्तरोत्तर कम कर सकते हैं। ये सब ऐसे विषय हैं जो आपके साथ में विस्तृत चर्चा करके आपको एक अधिक स्पष्ट जो इसका गणितीय मैथमेटिकल कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।